बुरा भला देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी। साथियों, दिवाली के बाद भारत में या उत्तर भारत में कहें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है छठ। पहले सिर्फ बिहार तक ही सीमित था। धीरे धीरे झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए राजधानी दिल्ली के कई घाटों पर या कई छतों पर हम कहें, क्योंकि पानी की बहुत सारी समस्या है, तो छठ का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने अपने घरों में आजकल टब्स खरीद के लाते हैं और उसमें खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। और इस तरह से खूब सारे अभी लगातार आप छठ के विजुअल्स अलग अलग चैनलों पे देखेंगे, और खुद भी अगर आसपास कहीं जाएं तो जरूर आपको दिखेगा। इस बीच बुरा भला के दर्शकों ने हमें खूब सारे वीडियोस लगातार भेजने शुरू किए हैं। पहले भी हमने कुछ वीडियोस पर आपको कुछ स्टोरीज दिखाई थी जो हेल्थ से जुड़े मामलों पर थी। आज ये वीडियो हमें भेजा है दिल्ली के एक बड़े जागरूक नागरिक ने, जो बहुत ही पुराने दर्शक हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल के। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। स्वागत है राहुल अरोड़ा। राहुल जी। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे मौका दिया और एक सामाजिक बात काफ़ी सार्थक मंच के माध्यम से मैं अत्यधिक समाज के पास तक पहुँचा सकूँ और जीवन में सभी उसको उपयोग करें और आने वाले भविष्य को बेहतर बनाएँ। ये बहुत अच्छा दर्शकों को मैं बता दूं, जी, दर्शकों को बता दूं कि राहुल ने अभी जो वीडियो भेजा है अभी हम प्ले करेंगे आपके सामने। राहुल ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट बतौर सिटीजन जर्नलिस्ट। राहुल फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टेक्नीशियन का काम करते हैं, और अपने ऑफिस आवर्स या काम के घंटों के बाद सिर्फ आज से नहीं, पिछले कई सालों से पर्यावरण को बचाने की मुहिम लगभग अकेले चलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और हम सब अगर थोड़े थोड़े जिम्मेदार राहुल जी की तरह हो जाएं तो देश की तस्वीर शायद थोड़ी अलग नजर आएगी। पिछले साल, अगर आपको याद हो, और हम विजुअल्स दिखाएंगे भी, हम जब पटना लौट के आए और यहाँ पर हमने अपने आसपास के छठ पर्व को कवर करने की कोशिश की, तो बहुत ही दुखदाई तस्वीरें मेरे सामने आई। हमने देखा कि कैसे गंगा के घाट तो बहुत दूर जा चुके हैं, कैसे हमने एक नाले में छठ होते देखा, बिल्कुल गंदे पानी में छठ होते देखा, जो विजुअल्स आपके स्क्रीन पर साथ साथ चलते दिख रहे होंगे। पिछले साल हमने ये स्टोरी की थी और हमें कई सारे फोन आए थे कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारी धमकियां भी आई थी कि आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल जी को यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि अभी हम ये रिपोर्ट अभी आपको दिखाएंगे राहुल जी की, जो उन्होंने यमुना के घाटों से, या कहूँ कि यमुना के नालों के घाटों से ये रिपोर्ट हमें भेजी है, और बताया है कि वहाँ छठ की तैयारियां कैसी चल रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद राहुल जी से बातचीत करते हैं। तो पेश है ये रिपोर्ट। ये मेरे पीछे आप कालिंदी कुंज घाट और एक बेहतरीन विकास का उदाहरण आप देख रहे हैं। और देखिए विकास क्या होता है कि पहले एसटीपी काम ना करें, उन पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं, और उन करोड़ों रुपयों को खर्च करने के बाद एक अपराध को छुपाने के लिए और अपराध छुपाए जाए, यानी वोटों के द्वारा ये जो झाग बन रहे हैं इन्हें तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद किस प्रकार ये पैसे को खर्च किया जा रहा है। मेरे पीछे आप एक टंकी रखी हुई देख रहे होंगे जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, और उस टंकी के ऊपर से वो खाली बैक्टीरिया के ऊपर, झागों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। तो देखिए तरक्की का यही 21वीं शताब्दी है।
राहुल जी, ये रिपोर्ट हमने देखी और बहुत ही दुखदाई तस्वीरें हैं। पटना और दिल्ली बिल्कुल लगभग एक हो गया है। ये जो झाग दिख रहे हैं, मैं कम से कम 16-17 साल दिल्ली में रहा और दूर से ही नमस्ते करता रहा इन घाटों को कि काश कभी यहाँ आकर मेरी माँ या मेरे घर वालों को यहाँ छठ न करना पड़े। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कैसे ये मन हुआ, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से बिहार के भी नहीं हैं, कैसे मन हुआ कि हम वहाँ जाएं और इन घाटों की तस्वीर बुरा भला चैनल को भेजें? थोड़ा सा बताएं इस प्रोसेस के बारे निखिल जी, बात संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की आती है और जब मैं कुछ भारतीय कल्चर को पढ़ रहा था तो प्राचीन समय में हर व्यक्ति छठ मनाता था। ये में। अब क्या एक बात है। विशेष पूर्वांचल के राज्य को दर्जा दे दिया गया है, कुछ संकुचित विचारधारा इसको कह सकते हैं या जानकारी का अभाव कह सकते हैं, या हम अपनी संस्कृति को पहचानना भूल गए। इसमें जानने और मानने वाली बात आती है। हम केवल जानते हैं छठ मैया का पर्व क्या है, ना हम ये जानते हैं वो सूर्य देव से उनका क्या रिश्ता है, गणेश जी से क्या रिश्ता है। हम मानते हैं, लेकिन मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि इसको जानिए भी। ये जितने भी पर्व हैं हमें प्रकृति के संरक्षण के करीब लाने की एक सोच देते हैं। अगर हम उसको गहराई से देखें, मन की चेतना और चिंतन को जागरूक करके देखते हैं। मन में विचार ऐसे आना शुरू हुआ कि दिल्ली में 12 वर्ष पहले घर में जब मैं माताजी को देखता था, रात भर जाग रही हैं पानी के लिए और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। धीरे-धीरे कार्य बढ़ता गया और मैं दिल्ली के पल्ला गाँव में गया, जो बॉर्डर है जहाँ से हम्म, दिल्ली, यूपी, हरियाणा स्टेट तीनों राज्य लगते हैं। और वहां से जी। यमुना नदी दिल्ली में एंटर होती है और वहां पानी आप देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और वहां पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक है। लेकिन जब वहां हम्म, से 57 किलोमीटर की यात्रा टोटल दिल्ली के अंदर होती है यमुना नदी की, और जब कालिंदी कुंज घाट, मुझे कालिंदी कुंज पर्वत याद आ जाता है जहां से यमुना मैया निकलती हैं, और जब कालिंदी कुंज घाट हम पहुंचते हैं तो वहां बीओडी 60 से अधिक होता है, यानी वहां कछुआ, मछली, जल जीव यानी एक्वेटिक लाइफ को हम मार देते हैं। और यमुना नदी का सबसे पोल्यूटेड स्ट्रेच जब ये कलिंदी कुंज घाट से निकलकर प्रयागराज इलाहाबाद में संगम में जाती है, तो दिल्ली का जो हम्म, ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हम सिग्नेचर ब्रिज से लेते हैं और कलिंदी कुंज घाट तक जाएं, तो इस 22 किलोमीटर की दूरी में हम 40 से अधिक नाले डालते हैं। कुछ नाले इसमें बरसाती हैं, मैं क्लियर कर दूं, 22 नाले ऑन रिकॉर्ड हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, 22 और उन नाले। जी 1 किलोमीटर में एक नाला है। और कलिंदी कुंज घाट जहां ये जाग बनता है, वहां 3 नाले हैं। और दिल्ली का हम्म, सबसे बड़ा सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड ड्रेन, जिसे शहादरा ड्रेन कहा जाता है, जो सीलमपुर से निकलते हुए, शहादरा से होते हुए, कड़कड़डूमा कोर्ट के आगे से होते हुए, गाजीपुर होते हुए, जिसको हम यमुना में कालिंदी कुंज घाट के बाद मिलाते हैं, ये ये हमारे एसपीपी। जी राहुल, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये वहीं की तस्वीरें हैं? आपने वहीं जाकर रिकॉर्ड किया जो ये? दिल्ली के वहीं अंदर घाटों झाग पर? बनता है, कालिंदी कुंज घाट पर बनता है निखिल जी। और वहां तक जाते जाते यमुना नदी बायोलॉजिकली रूप से मर जाती। हम्म, उसके बाद इटावा से जब कुछ नदियां निकलती हैं और मध्य प्रदेश से कुछ नदियां निकलती हैं छोटी बड़ी मिल करके, वो यमुना कहलाती हैं। जबकि वास्तविक रूप से यमुना नदी दिल्ली में कालिंदी कुंज घाट के बाद बायोलॉजिकली रूप से नदी मर जाती है। तो ये जो 21 नालों का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? ये कहाँ से आपको पता चला कि ये 21 नाले हैं और जो जुड़ते हैं इसमें? मैंने पूरी यमुना की यात्रा की है टुकड़ों में, और मैं आने वाले समय में एक यात्रा दोबारा से पुनः पल्ला गांव से लेकर कालिंदी कुंज घाट तक करने वाला हूँ। सिग्नेचर ब्रिज पर कभी एक नदी हुआ करती थी, साहिबी नदी, जिसे मुझे हम्म, आज दुख होता है 21वीं सदी, विज्ञान की सदी में हम उसे नजफगढ़ ड्रेन बोलते हैं। अच्छा। यमुना नदी में वहां से आप देखेंगे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियो भी है, मैंने शूट किया हुआ है। यमुना हम्म, नदी का फ्लो मर चुका है, और जो कभी साहिबी नदी हुआ करती थी, जिसे अब हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, उसका फ्लो यमुना नदी से ज्यादा है। ये हम्म, पहला नाला है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे 1 डेढ़ किलोमीटर, आपको मजनू का टीला गुरुद्वारा दिखाई देगा, और उसके पीछे भी एक नाला है, एसटीपी कितना उसको ट्रीट करता है, नहीं करता है। और उससे 100 मीटर आगे फिर एक नाला है। राजघाट पावर हाउस के हम्म। पीछे आपको नाला मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के पीछे आपको नाला मिलेगा, निजामुद्दीन में आपको नाला मिलेगा। ऐसे भरमार है, जब आप जाएँगे तो खोजते जाएँगे, आपको नाले मतलब उपहार स्वरूप मिलते हैं, कुछ काउंटेड हैं, कुछ सीज़नली हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मतलब सरप्राइजिंग जानकारियां आप दे रहे हैं, और आप अपने व्यस्त समय में से निकाल के तब जाते हैं और ये रिपोर्टिंग्स करते हैं। आपका इंस्टाग्राम आईडी राहुल डॉट प्रहरी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? बिल्कुल सही।
तो प्रहरी जो की दर्शक स्पेलिंग सही आ रही है, जी ऐसे जी आ रही है। जो दर्शक चाहें कि राहुल की और भी स्टोरीज या और भी इस तरह के जो सिटीजन ब्लॉग्स वो बनाते हैं, वो जाएं RAHUL.PRAHARI इनका इंस्टा अकाउंट है, हमारी स्क्रीन पर नीचे आ भी रहा है। तो आप जरूर वहां पे इनको फॉलो करें और आप भी इनकी मुहिम में साथ दें। राहुल, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, इन समस्याओं के बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार बात हो रही है, या ऐसा नहीं कि सरकार जानती नहीं है। हम जब छठ अभी आएगा, और हर साल की बात है, जब हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और अक्सर जाता था इन नालों में या नदियों में छठ को देखने के लिए, कम से कम दूर से ही देखा है कि खूब सारे भोजपुरी गायक आते हैं, खूब सारे नेता अभिनेता या बाकी लोग भी जाते हैं वहां पर, और खूब सामूहिक आयोजन होते हैं, गंदे गंदे पानी में पांव तक जाते हैं और फिर अपना अर्घ देते हैं वहां पर उसी पानी में। तो मैं ये जानना ही चाहता हूँ कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या आपकी नजर में? हाँ सर, सॉल्यूशन है, एक ईमानदार कोशिश मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो रेन वाटर है, उसको हम डायरेक्ट सीजन आने में नदियों में डालते हैं। यदि उस पानी को हम ग्राउंड वाटर में डालेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। दूसरा, काफ़ी मात्रा में अनऑथराइज्ड बोरिंग दिल्ली के अंदर चलती हैं। तीसरा, समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि मेरे घर का एक बूंद पानी भी, चाहे वो वॉश बेसिन में हो, सिंक में हो, टॉयलेट में हो, वह पानी भी घूम फिर करके दिल्ली की यमुना नदी में नाले के द्वारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और अभी मैं कहना हम्म, चाहूँगा, संगम आ रहा है, कुंभ आ रहा है, तो जो हम पाप यहाँ कर रहे हैं, जो गंदगी हम यहाँ दे रहे हैं, वो गंदगी घूम फिर करके वहाँ तक जाती है और आचमन आप लोग उसको करते हैं। देखिए, आस्थाएँ तर्क के साथ अच्छी लगती हैं, आस्थाओं में पाखंड और अंधेपन का कोई स्थान नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर दूँ, मैंने जाना है चीज़ों को, मैंने महंत, आचार्य, पुजारी उनसे पूछा है कि भई ये क्या प्रथाएँ हैं? दूसरी बात निखिल जी, जो एसटीपी लगे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि वह एसटीपी काम करें, मैं अगर मैं दर्शकों दिल्ली को जल बता बोर्ड दूं की कि वेबसाइट एसटीपी का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो कचरा आता है बिल्कुल, उसको वो जी, ट्रीट करके वो शुद्ध पानी जो आप कह रहे हैं, जी बताएं। जी, उसको फिर नदी में डालना है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, दिल्ली जल बोर्ड की गाइडलाइन है। लेकिन एक ईमानदार कोशिश के अभाव में, कहीं न कहीं भाई-भतीजावाद के अभाव में, विरोध में, या वो समर्थन करते हैं इंटरनली, वो एसटीपीज़ काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने नजफ़गढ़ ड्रेन जो दिखाया था, साहिबी नदी अपने वीडियो में, पानी बिल्कुल स्याह काला है, आप वहाँ जाएँगे तो स्मेल आएगी, बदबू आएगी, आप 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। और कलिंदी कुंज घाट की तो स्थिति ये है कि वहाँ फ्यूम्स उड़ते हैं इस फास्फेट में, जो सफेद-सफेद रंग के झाग आप देखते हैं, ये फास्फेट है। अगर एसटीपी काम करे तो ये मर जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं 2 किस्से छोटे से सुनाता हूँ और बिल्कुल इसी पे सटीक हैं। जी। सरकारें क्या कर रही हैं? आपने कहा छठ के लिए सरकारें अपनी खाल बचा रही हैं कि कैसे भी करके हम छठ मनवा दें। तो वो लोग क्या कर रहे थे? एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध कर रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी करेंगे और सरकार की ज़िम्मेवारी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। फिर हमने जब वो वीडियो वहाँ शूट किया तो 15 मिनट में हमें अंदर स्मेल आने लगी और हमारे लंग्स में बारीक-बारीक बूँदें फ्यूम के रूप में जाने लगी, हमें मास्क लगाना पड़ा। ये अच्छा। कलिंदी कुंज घाट की मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। सोचिए आप, क्या स्थिति है। और हर साल 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ तक का बजट दिल्ली की यमुना नदी को मिलता है। हम्म। ये बहुत मुझे खतरनाक कहानी स्थिति। छोटी-सी याद आती है, आप अनुमति दें तो मैं सुनाऊँ, किसी के विरोध में नहीं है, जी लेकिन एक जी जी। सामाजिक मैसेज है ये। जी सुनाइए ना। कहानी ये है कि जंगल का राजा बंदर बन गया, हिरन का बच्चा खो गया, हिरन के परिवार ने आग्रह किया कि बंदर राजा मेरे बच्चे को ढूँढो। बंदर ने कहा, पहले जंगल का राजा शेर होता था, उसके पास जाता हूँ। वो शेर के पास गया, कहने लगा, राजा साहब बताओ, चुनाव तो मैं जीत गया हूँ जैसे-तैसे करके, आप मुझे बताओ, इज्जत बचानी है, हिरन का बच्चा खो गया। उन्होंने बोला, देख भाई, हिरन का बच्चा तो मैं खा गया, मैं महासारी जीत। उन्होंने कहा, बंदर ने कहा, शेर राजा मुझे बताइए करना क्या है? बोले, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, पूरे जंगल को घूमो 15 दिन तक और 15 दिन बाद उन्हें मिलने का समय दो। जब 15 दिन बाद हिरन का परिवार आया और उन्होंने कहा कि बंदर राजा मेरा बच्चा कहाँ है? तो बंदर ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरी भाग-दौड़ में कोई कमी है क्या? मैं कोशिश जो कर रहा हूँ कुछ छोड़ा मैंने? हिरन के परिवार ने गर्दन हिला के कहा, नहीं राजा साहब, आप तो 15 दिन से बहुत भाग-दौड़ कर रहे हो। तो बच्चा तुम्हारा नालायक था भाई, खो गया, मैं नहीं ढूँढ पाऊँगा अब। सरकारें एक बार कह दें, कागज़ों में नदी मान रहे हैं, आप उसको एक बार नाला मान लीजिए, मैं वीडियो बनाने, वीडियो डालने, लोगों को जागरूक करना छोड़ दूँगा। सरकारें यमुना हम्म, नदी के किनारे बोर्ड लगा दें, चाहे कश्मीरी गेट घाट हो, चाहे आईटीओ घाट हो, चाहे गीता कॉलोनी घाट हो, चाहे हमारा सिग्नेचर ब्रिज घाट हो, चाहे कलिंदी कुंज घाट हो,
सरकारें मयूर विहार घाट हो, एक बार बोर्ड लगा दें कि यमुना नदी में नहाने से आपकी त्वचा खराब होगी और हम बिना ट्रीट किए हुए पानी बहुत से एसटीपीओ से, मैं स्पष्ट कर दूं, हर एसटीपी पानी बिना ट्रीट के नहीं डाल रहा है। बहुत सारे एसटीपी ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं ट्रीट कर रहे हैं, एक बार आप ईमानदार कोशिश करके बोर्ड लगा दें कि भाई ये नाला है, नदी नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी आप क्या मतलब दिल्ली सरकार के बारे में आप कह रहे हैं, या ये सामूहिक जिम्मेदारी है दोनों सरकारों की? देखिए, जनता दिल्ली शहर में रोजगार के लिए आती है। जनता जी जी। ऐसी व्यवस्था में फंसी हुई है कि वो अपना 2 टाइम के भोजन के लिए जीविका का सर्वाइवल ऑफ लाइफ है उसके सामने। सरकारों हम्म, में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप ये मान के चलिए, उन्हें यमुना नदी कैसे साफ हो गई, सिचुएशन क्या है, उसके बारे में वो इच्छुक नहीं है जानने के लिए। क्योंकि यमुना कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं, भारत में पर्यावरण कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। सरकारें हम्म, चुनावों को लेकर काम करती हैं इस देश में। सबसे बड़ी विडंबना ये हम्म, है। यमुना नदी या हमारे प्राकृतिक संसाधन चुनाव का मुद्दा बन जाएँगे, वोट बैंक बन जाएँगे, मैं इसको और आसानी से कहूँ, तो वो इस पे ध्यान देंगे और कार्य करेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि चलिए। एसटीपी क्या है, एसटीपी काम कैसे करेगा, एसटीपी की गाइडलाइन क्या है, हमारे पास कौन-कौन सी लाइन होनी चाहिए। चाहे दिल्ली जल बोर्ड ने नाली का पानी, सीवेज वाटर अलग किया हुआ है। हम 40 साल पुराना सिस्टम लेकर के घूम रहे हैं दिल्ली में नालियों का। जब हमारी आबादी 1 से सवा करोड़ हुआ करती थी। आज हम 3.5 से 4 करोड़ हैं। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। आप उसके लिए कोई प्लान बनाते भी नहीं। समय-समय पर आप मास्टर प्लान बनाते हैं, उसमें आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक अगला मास्टर प्लान ले आते हैं। तो एक और सवाल ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ एज अ सिटीजन, जो घरेलू कचरा जो हमारा होता है, उससे खाद बनाने का भी तो एक मतलब एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ताकि हम थोड़ा बहुत उसमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में थोड़ा सा योगदान दे सकें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं निखिल जी, ओखला, जी। भलसवा और हाँ, गाजीपुर। बुरसवा में है। मैं आपको जी, बता दूँ, इनकी ऊँचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। बिल्कुल मैंने देखा है। वजह जी। बड़ी छोटी-छोटी 3 वजह हैं। 2007 या 17 में तो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ सड़क तक आ गया था और जब मैं वहाँ गया था तो 50 से अधिक जेसीबी मशीनों को वो कूड़ा हटाने में 2 घंटे लगे थे। एनएच हम्म, 24 राष्ट्रीय राजमार्ग उसे कहा जाता है, जो सराय काले खां से निकल कर के जाता है। अब इसकी वजह हम्म, क्या है? जैसे हम चंडीगढ़, बेंगलुरु की बात करें, इ या मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, वहाँ की बात करें, तो वहाँ घरों से ही कचरा गीला और सूखा करके अलग लिया जाता है। गीले कचरे को सरकारें खाद बनाने में ले जाती हैं या बायोगैस बनाने में उपयोग करती हैं एज़ ए फ्यूल, और सूखे कचरे में प्लास्टिक है, गत्ता है, प्लास्टिक की बोतल है या कोई हज़ार्डियस वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसको बिक्री करके एक आय का साधन बनाती है। कहीं न कहीं ये हमारी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह बना उठाता है। मैं दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ अभी, तो मुझे ऐसी कोई व्यवस्था एनडीएमसी क्षेत्र में कहीं-कहीं देखने को मिलती है, जो कुछ जगहों पे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके उठाते हैं। लेकिन चाहे हम्म, पूर्वी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली हो या बाहरी दिल्ली हो, वहाँ घर से एक कूड़ेदान आता है, वो एमसीडी की गाड़ी में जाता है, आपका गीला, सूखा, हज़ार्डियस वेस्ट सब उसमें मिक्स होता है और उसको ले जाकर के आप लैंडफिल साइट पे पटक देते हैं। जहाँ से मीथेन जैसी गैसें हम्म, निकलती हैं और कच्ची मिट्टी पे आपने उसको रखा हुआ है। जब बारिश होती है तो वो फ़िल्ट्रेशन के माध्यम से उससे निकलने वाले हानिकारक तत्व ज़मीन में जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी दूषित करते हैं। और कुछ रिसर्च अभी आ रही हैं, उनकी प्रमाणिकता आना बाकी है। जहाँ ये कूड़े के पहाड़ हैं, उसके चारों तरफ का जो 6 किलोमीटर का एरिया है, जब हवाएँ चलती हैं या नमी ज़्यादा हो जाती है, वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर जैसे कारक भी उत्पन्न करता है। अभी रिसर्च है, स्टडी है, बाहर आएँगी। हम्म। राहुल जी, ये आप सारा जो काम करते हैं, बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है कि आप इतने जागरूक हैं, और चूंकि आप एक टेक्नीशियन हैं कि हॉस्पिटल में, ऑफ कोर्स स्वास्थ्य के मामले आप ज्यादा देख पाते होंगे। क्या ये काम अकेले करते हैं या कोई संगठन भी आपके साथ है? सर, समाज में बहुत सारे लोग जब कार्य को करते हैं तो कुछ लोग उसी विचारों के होते हैं, उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। यानी मुझे अगर गार्डनिंग सीखनी है दिल्ली में, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अगर कचरे का वेस्ट ऑफ सेग्रीगेशन सीखना है तो मैं कहाँ जाऊँ? या मुझे बायोगैस प्लांट लगाना है तो मैं कहाँ जाऊँ? कहीं न कहीं एक प्रबंध की कमी प्रशासन की तरफ से नज़र आती है। आप स्कूलों में जाइए, आप वहाँ गार्डनिंग शुरू करा सकते हैं। दिल्ली में आधा प्रदूषण, आधी नदियों को दूषित करने का काम तो आपकी जो मैनेजमेंट है कहीं न कहीं, तो बड़े छोटे-छोटे मैनेजमेंट हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति आते हैं।
आप वहाँ नहीं, मेरा डाइजेस्टर लगा सवाल दीजिए बायोगैस का। मेरा मेरा सवाल राहुल ये था कि मेरा सवाल राहुल ये था कि आप ये काम जो करते हैं वो आप अकेले करते हैं या किसी कुछ समूह है आपके लोगों का उनके साथ मिलकर करते हैं, ये जानना चाहता था। हाँ, मैं प्रहरी फाउंडेशन के नाम से इस कार्य को करता हूँ। जी। और प्रहरी फाउंडेशन क्या करती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, जनसभाएं हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, वहां जाकर के उनके जो प्रबंधक होते हैं उनसे पहले संपर्क करते हैं। और हम इसमें एक छोटा सा कार्य और करते हैं कि हम डिस्पोजेबल आप उपयोग मत कीजिए। उसके लिए कुछ अच्छा। संस्थाओं से हमने आग्रह किया, उन्होंने बर्तन बैंक बनाए। आपको अगर 100-200 व्यक्तियों का कोई फंक्शन करना है तो आप वहां से बर्तन लीजिए। इसका पर्पज इतना है कि जो आप डिस्पोजेबल यूज करेंगे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ वो किसी लैंडफिल साइट पे जाकर के कचरा बनेगा। हम्म। अच्छा। इसलिए ये तो हाँ, हम जल संरक्षण पे भी कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा रहता है कि नदियां स्वच्छ हों, तालाब स्वच्छ हों, पोखर स्वच्छ हों, जोड़ कितने स्वच्छ हों। कितने लोग हैं आपके समूह में कितने लोग हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे आपके करीब इस ऑर्गेनाइजेशन कब 35 से से शुरू 40 हुआ। लोग जुड़े हैं। 35 से 40 लोग जुड़े हैं, कुछ साप्ताहिक रूप से श्रम साधना करने आते हैं। और आप जितना पूछेंगे तो मैं बताता हूँ, कुछ लोग घर-घर बीजों से नर्सरी भी बनाते हैं। जैसे अभी सर्दियाँ आ गई और गर्मियाँ गई, तो आम, जामुन, खजूर, बेर, इमली के पौधे घर में जो प्लास्टिक की छोटी-छोटी बोतलें होती हैं, उसके अंदर लोगों ने तैयार किए हैं पौधे। और दूध का जो पाउच घर में आता है, उससे भी तैयार किए हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करना। अच्छा। फिर वो जब बीजों को लगाया जाता है, तो 1 से 2 वर्ष तक पौधे आपको अपने घर पे रखने होते हैं। तो आप मान लीजिए अगर ऑक्सीजन कनिस्टर लाते हैं, तो 15 से 20 हज़ार का अच्छी वैरायटी का मिलता है। फिर आप उसको उपयोग करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। वह भी कहीं न कहीं कोयले का एमिशन होने के बाद बिजली आपको मिली। आपके घर में एक नेचुरली ऑक्सीजन कनिस्टर लग जाता है और 50 से 100 पौधे जो और अच्छी मेहनत करते हैं, घर में ज़्यादा स्पेस है, वो 200 पौधे तक घर में तैयार कर लेते हैं। और डेढ़ से 2 वर्ष जी। इन पौधों को घर पे पालने के बाद एक उचित स्थान ढूँढ करके पार्क हो, सड़क के बीच का डिवाइडर हो, किसी का फार्म हाउस हो या यमुना नदी का किनारा हो, वहाँ इन्हें लगाया जाता है, रोपा जाता है और 1 से डेढ़ वर्ष तक इनकी देखभाल की जाती है, ज़िम्मेवारी दे करके। ऐसा आपका नहीं है सारा पौधा काम लगाया और भूल गए। जी, आपका सारा काम दिल्ली के आसपास ही है या बाहर भी है, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश या दक्षिण भारत या कहीं और। अब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बागपत में इसको शुरू करने का धीरे-धीरे प्रयास है। युवाओं के मैसेज इनबॉक्स में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं, भैया या सर बताइए हम अपने यहाँ इसको कैसे कर सकते हैं? बहुत बिज़ी रहते हैं, आप करते हैं अच्छा लगता है। तो मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप ना कहना बड़ा आसान है और आप कहते हैं एक अकेला करेगा क्या अंतर पड़ेगा? आप सबसे पहले अगर 4 बाल्टी पानी में नहाते हैं, तो 1 बाल्टी पे नहाने पे आ जाइए। क्या बात है। आप अगर ब्रश वैसे भी करते समय सर्दियाँ आ नल रही है, खुला लोग पानी छोड़ते में हैं, आ तो आप जाते हैं। उसको बंद कीजिए। मैं उनसे जी। कहता हूँ कि आप विद्यार्थी जीवन से लेकर के व्यावसायिक जीवन तक और सामाजिक जीवन में हर जगह पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। निखिल जी, आप जितना पूछेंगे मैं उतनी गहराई में जा पाऊँगा। मैं कहता हूँ जी घर जी से जी। मेरी पहचान क्या है सब्जी मंडी में, मुझे कोई सब्जी वाला पॉलीथीन नहीं देता है पिछले 8-9 वर्षों से। उन्हें पता है भैया क्या थैला बात है। लाएँगे और मेरा थैला भी फ्री का होता है निखिल जी। पैंटें आती हैं घर में, पुरानी हो गई, नीचे से पैंट को सिलवा लिया, ऊपर से पैंट खुली रह गई, 1 से 2 किलो सब्जी एक परिवार लाता है दिल्ली में, सब न्यूक्लियर फैमिली है। ऐसे 12-13 थैले मेरे पास हैं, मैं जाके थैला खोलता हूँ, वो उसके अंदर सब्जी डाल देते हैं। हाँ, 1-2 सब्जियाँ हैं जो सुरक्षित लानी होती हैं। अब आप सोचिए अगर मैं 1 दिन में 4 थैलियाँ यूज़ करता हूँ, सिंगल यूज़, 1 महीने में 120 और 12 जी। महीने का आप हिसाब लगा लीजिए। वो कहीं न कहीं क्योंकि वो कॉस्टली तो है नहीं, वैल्यूएबल तो है नहीं, कचरा फेंकने का बड़ा आसान साधन होती है वो, डाला और फेंक दिया। जब मेरे घर में आएगी ही नहीं तो मैं कचरा फेंकूँगा कहाँ से? जो एक दर्शक सुन रहे सोसाइटी हैं ध्यान से सुनिएगा इस बात को। राहुल बता रहे हैं कि कैसे आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि वो खुद फॉलो करते हैं बिल्कुल, और थोड़ा बहुत निखिल चेंज जी, आप भी वो ला सकते हैं। जी। मैंने अपने हर वीडियो में सॉल्यूशन दिया है। मैंने सबसे यही कहा है कि समस्याएँ गिनाना आसान है, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। सर अगर यमुना नदी का टेंडर सरकार मुझे दे, तो मैं 1 वर्ष बाद सरकार को उसकी आय का साधन बना दूँगा। ईमानदारी क्या पूर्वक बात। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, प्रहरी फाउंडेशन या राहुल प्रहरी से सर, जुड़ना चाहे। राहुल डॉट प्रहरी फाउंडेशन पे देखेंगे तो मैं मिल जाऊँगा, फाउंडेशन पे भी और इंस्टाग्राम मेरा सबसे अच्छा रहेगा आपसे संपर्क करने के लिए। वहाँ मैं प्रतिदिन 1 घंटा अपने फॉलोअर्स का कोई मैसेज आता है या कोई काम की बात वो पूछना चाहते हैं तो मैं रिप्लाई देता हूँ और अपना नंबर भी मैं वहाँ इनबॉक्स में दे देता हूँ। मैं उनसे आग्रह करता हूँ थोड़ा प्रोफेशन मेरा इस तरीके का है बार-बार कॉल ना करें।
आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, सुबह और शाम मैं ज़रूर समय निकालता हूँ और संपर्क करता हूँ। जी, अगर आप बहुत व्हाट्सएप सारे ऐसे नंबर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जी, 9013087879। स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये राहुल जी का नंबर है। वाले और आप भी वाले अगर 2 टाइप इनसे, रिपीट करता हूँ, 9013087879, ये नंबर स्क्रीन पर यस, दिख रहा होगा। और राहुल जी से कोई जुड़ना चाहे, और हमने तो आज छठ के बहाने बात की और अपनी नदियों को कैसे बचाया जाए, उनकी दुर्दशा क्या स्थिति पर पहुंच चुकी है वो दिखाया आपको। आप भी जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। हम जहां भी रहते हैं, बिना पानी के हमारा गुजारा संभव नहीं है इस धरती पर। तो इसीलिए राहुल की वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम सब जागरूक नागरिक बनने का थोड़ा सा कर्ज और फर्ज दोनों अदा करें, ताकि दुनिया थोड़ी सी बेहतर हो सके। आप सभी को त्योहारों की शुभकामनाएं, और पानी जरूर बचाइए, क्योंकि जल है तभी कल है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए। एक लास्ट मैसेज 1 मिनट का देना चाहूँगा कि जी प्लीज। पर्यावरण के संसाधन हमारे पूर्वजों ने हमें बड़ी अच्छी स्टेज में दिए थे। हम युवा हैं और हमारी ज़िम्मेवारी बनती है। सरकारें क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, हमें उस तरफ नहीं जाना है। मैं इतना कहूँगा कि हम आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो हमारी संतानें होंगी या हमारे युवा आएँगे, उनको एक बेहतर हम जलवायु, बेहतर जल, बेहतर भोजन, केमिकल फ्री भोजन, ये सब दें। इसके लिए हमें अपनी डेली लाइफ रूटीन में थोड़ा-सा परिवर्तन करना है और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मेरे पास फ़ोन 2 वर्ष पुराना हो जाता है, तो पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, नया ले लूँ। तो हम ई-कचरा जनरेट कर रहे हैं। एक हेडफ़ोन है, दूसरा आया, ले लिया। थोड़ा-सा सोचना है लेने से पहले, रीथिंक देन बाय। ये बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, में आजकल आई हैं। ये कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत को ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफ़ोन, टीवी ये परेशान करेगा आने वाले समय में। इसीलिए बड़ा आग्रह रहेगा। थैंक यू सो मच सर निखिल सर, आपने इतना अच्छा मुझे सुना और समय दिया। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग हैं तो बुरा भला चैनल, या इस तरह के चैनल का पर्पस ये होना चाहिए कि हम इस तरह की कहानियां लेकर आएं, जो आम तौर पर मुख्य धारा की मीडिया बताता नहीं है या बताना चाहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, जी, हमसे जुड़ने का। और आगे भी जी, हम इस तरह की स्टोरीज दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही बिल्कुल हमारी सर। ताकत है। शुक्रिया। जी, ठीक। थैंक यू सर।